चालकोलिथिक एज शुरू करते हैं ना, वो एज जिसमें मनुष्य चालको यानी कॉपर या तांबा, लिथिक स्टोन पत्थर और तांबे दोनों के टूल यूज कर रहा था। ठीक है, चालकोलिथिक एज मतलब ताम्र पाषाण युग। इसका टाइम क्या रहा होगा? जो अपनी एनसीईआरटी है, न्यू वाली एनसीईआरटी, न्यू वाली एनसीईआरटी इसका टाइम बताती है 6000 BC। बट ये 6000 BC है पूरी दुनिया के संदर्भ में। जैसे इसके कंटेम्प्रेरी जो और सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की नील नदी घाटी वाली थी, नील वैली की जो थी, बट इंडिया में जो शुरू हुआ उसका टाइम है 2800 या 2700। जो सबसे पुरानी सभ्यता है अपनी कैलकोलिथिक में भी, गणेश्वर सीकर राजस्थान वाले। ठीक है, तो इसका टाइम फ्रेम मोटा मोटी समझना है आपको। ट्वेंटी 800 to 800 BC। ठीक है, ये टाइम है। अब इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या होंगे, क्या विशेषताएं होंगी? पहली विशेषता तो ये है कि मनुष्य तांबे और पत्थर से बने हुए औजार या टूल यूज करता था। टूल्स वर मेड ऑफ बाय कॉपर एंड स्टोन। टूल्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड स्टोन। ठीक है, पत्थर व तांबे के औजार। पत्थर प्लस तांबा। पत्थर उसने छोड़ नहीं दिया था, क्योंकि पत्थर वैसे उपयोगी था, इजीली अवेलेबल था। ठीक है, सेकंड, इसमें इसका टाइम पीरियड अपन ने बात कर ही ली। और ये कैसी कल्चर थी, ग्रामीण थी या शहरी थी? ग्रामीण थी, ग्रामीण संस्कृति। इट वाज ए रूरल कल्चर। यानी कि ग्रामीण संस्कृति। ठीक है, रूरल कल्चर थी। और लास्ट, कुछ इसका सिंधु घाटी के साथ कनेक्शन था, क्योंकि जैसे ही इनका सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन हुआ तो सिंधु घाटी सभ्यता के या इंडस वैली के कुछ लोग इन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में आ गए। ठीक है, तो लिख लो। सम कनेक्शन विद इंडस वैली। कनेक्शन विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है,
फर्स्ट तो थी कॉपर प्लस स्टोन, कॉपर प्लस स्टोन। दूसरी थी इसकी विशेषता, ये ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण थी। और तीसरी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध। अब इसकी साइट्स कौन कौन सी है, साइट्स की बात करते हैं, जगह कौन कौन सी। साइट्स ऑफ कैलकोलिथिक एज। मैप से समझते हैं। देखो मैं पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, देखो राजस्थान इन साइट्स के मामले में बहुत रिच था। ठीक है, तो पूरे देश की मोटा मोटी बात करें तो पहली जो जगह है वो राजस्थान में थी, कौन सी थी, गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है, सिक्कर, पहली साइट गणेश्वर। दूसरा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, सदर्न ईस्टर्न राजस्थान की साइट कौन कौन सी थी, आहड़ और गिलूंड। आहड़ उदयपुर में और गिलूंड राजसमंद जिले में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ नई साइट्स और हैं, वो देखना, वो हैं एक तो है ओजियाना भीलवाड़ा जिले में, नई साइट है ओजियाना, पछामता और लाछुरा, ये बिल्कुल इनके नज़दीक हैं, राजसमंद उदयपुर और भीलवाड़ा में। ओजियाना, पछामता और लाछुरा ये है सदर्न ईस्टर्न राजस्थान की। ये तीनों साइट 2000 के आसपास एक्सकेवेशन हुआ है इनमें। ठीक है, अब इसी से लगता हुआ एक एरिया है मालवा। मालवा कौन सा एरिया है, मालवा है उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश। एक मालवा पंजाब में भी है, मालवा मज्जा दुआबा, वो वाला नहीं, ये मालवा हिस्ट्री के में अपन पढ़ेंगे तो मालवा का मतलब होगा हमेशा नॉर्दर्न वेस्टर्न एमपी, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की हो गई एक तो, फिर सेकंड होगी मालवा। मालवा एमपी यही है। मालवा की कौन कौन सी साइट है, मालवा, कैथा, एरन और नवदातोली। तो मालवा तो पूरा पूरा रीजन या पूरा क्षेत्र हो गया। कैथा, एरन और नवदातोली। ठीक है, ये जो एरन है ना, एरन एमपी के सागर डिस्ट्रिक्ट में है। 2021 में यहाँ नए सिरे से एक बार एक्सकेवेशन हुआ तो ये चर्चाओं में है। एक तो एरन में एक्सकेवेशन हुआ था, दूसरा जबलपुर में एक गांव है त्रिपुरी या त्रिपुरी कहते हैं उसको, वहाँ एक्सकेवेशन 2021 में हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक नई और ऐड कर लेना जगह, त्रिपुरी या त्रिपुरी गांव है जबलपुर एमपी।
ठीक है। त्रिपुरी, त्रिपुरी या त्रिपुरी? त्रिपुरी, ठीक है। छोटी छोटी साइट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी है? एक तो महिसादल है, एक पांडु राजार डिब्बी है, दो जगह है। वेस्ट बंगाल में है ये महिसादल और पांडु राजार डिब्बी, इस जगह का नाम है ना, वेस्ट बंगाल में। बिहार वाला जो चिरांद है वहाँ स्टोन एज के भी एविडेंस मिले प्लस कैल्कोलिथिक एज के भी मिले। बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं क्योंकि पत्थर भी वो यूज कर रहे थे प्लस साथ में तांबा भी यूज कर रहे थे, तो वो साइट्स ओवरलेप हो जाती है। जैसे तांबे का पता लगा तो उन्होंने तांबा यूज करना शुरू कर दिया। कोई ऐसे तो था नहीं भी हम लोग तो स्टोन एज वाले हैं तो हम तो तांबा यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो चिरांद बिहार वाली, ये दोनों वेस्ट बंगाल में, ये चिरांद बिहार में। एक तो डायरेक्ट सवाल आते हैं कौन सी साइट कहाँ है, ठीक है। कौन सी चाल्कोलिथिक है, कौन सी पेलियोलिथिक है, कौन सी मीजोलिथिक है, कौन सी आयरन एज की है, कौन सी ब्रोंज एज की है, ये ध्यान रखना है शुरू से, ठीक है। इसके बाद में अगली जो इम्पोर्टेंट जगह है वो महाराष्ट्र वाली साइट्स आ जाती हैं, और महाराष्ट्र इन साइट्स के मामले में बहुत रिच है। महाराष्ट्र में, पहले महाराष्ट्र वाली करो। महाराष्ट्र में दो हैं, एक तो अहमदनगर जिले में और कुछ पुणे में। अहमदनगर में वो है जोरवे, नेवासा और दैमाबाद या दायमाबाद, याद रखना। तो ये आ गया तीसरी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी दो हो गए। फर्स्ट ग्रुप तो हो गया वो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और सेकंड हो गया पुणे में। अहमदनगर नगर वाले हैं जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। दैमाबाद भी लिख देते हैं, दैमाबाद भी लिख देते हैं, दैमाबाद। दैमाबाद सुन के कुछ याद आया क्या? दैमाबाद इंडस वैली का सबसे साउथ वाला स्थल है, बताया था ना, इंडस वैली से भी इनका कनेक्शन था, बताऊंगा आगे। महाराष्ट्र में जोरवे, नेमासा, दैमाबाद, ये तो हो गए अहमदनगर जिले में। अहमदनगर के तो हो गए जोरवे, नेवासा और दैमाबाद। अब देखो, ठीक है। फिर महाराष्ट्र में साइट है पुणे में जो इम्पोर्टेंट है। ये पुणे वाली साइट्स जो है ना, इनका क्या क्या नाम है? प्रकाश, नासिक, सोनगांव, इमामगांव, ये भी महाराष्ट्र की साइट है, ठीक है। दूसरा ग्रुप हो गया एक महाराष्ट्र के धुलिया जिले में छोटी सी साइट जो इन दिनों बहुत चर्चाओं में है, सावलदा बोलते हैं उसको। उसको सावलदा कल्चर इसी का पार्ट है, ठीक है ना। सावलदा महाराष्ट्र में ही है ये जगह,
अलग कलर से कर देता हूँ मैं। इसका नाम ध्यान रखना, सावलदा कल्चर, सावलदा संस्कृति। ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। गुजरात में छोटी छोटी साइट और है, जैसे रंगपुर और प्रकाश पाटन है, वो दोनों की दोनों इंडस वैली से भी कनेक्टेड है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी कनेक्टेड है, प्लस इनसे भी कनेक्टेड है, आगे बताऊंगा कैसे जुड़ी हुई है। तो गुजरात की और साइट लिख लेना, एक तो रंगपुर और दूसरा प्रभास पाटन। अब साउथ इंडिया के जो नियोलिथिक एज या नवपाषाण युगीन स्थल थे, जैसे कर्नाटक का है मस्की, ब्रह्मगिरी, पिकलीहर, आलेंगली, हल्लर, प्रिटी, नरसीपुर, पेयमपल्ली, उन सब जगह भी स्टोन एज के बाद में, स्टोन एज में भी जो नियोलिथिक या नवपाषाण चल रहा था, नवपाषाण एज के बाद उन ऑलमोस्ट सारी साइट पे, और ये कौन सी साइट कौन सी कल्चर आ गई थी, चालकोलिथिक कल्चर आ गई थी। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एक लाइन लिख लेना, दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन नवपाषाण के बाद ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां आ गई थी। ठीक है, अब एक एक करके अपन शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, नवदातोली किस लिए फेमस है, मालवा कल्चर वाला, बार बार एग्जाम में पूछते, अनाज के एविडेंस मिले हैं नवदातोली में। इनमें दो तीन तरह से सवाल बनते हैं। एक तो ये बनता है कि कैलकोलिथिक एज या ताम्रपाषाण युग के स्थल साइट कौन कौन से हैं। ठीक है, फाइंड दी करेक्ट मैच, वो सुमेलित कीजिए करके आपको कुछ आयरन एज के दे देंगे, कुछ स्टोन एज के दे देंगे, एक आध ब्रोंज एज का दे देंगे। एक सवाल तो वो बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि जो इन इन साइट्स पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या मिले हैं, कौन सी जगह पे पुरातात्विक सामान क्या मिला है, कौन सी जगह पे क्या मिला है। ठीक है, एक एक करके शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले करते हैं राजस्थान के स्थल, साइट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान में एक नंबर पर है गणेश्वर। गणेश्वर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा जाता था, पता है ना, तांबा कहाँ से लेते थे, गणेश्वर से, याद रखना। कांतली नदी के किनारे है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में है गणेश्वर, सीकर, राजस्थान। प्राचीनतम स्थल, ओल्डेस्ट साइट ऑफ चालकोलिथिक एज। ठीक है, अब सेकंड में है दक्षिण पूर्वी राजस्थान। साइट्स ऑफ सदर्न ईस्टर्न राजस्थान।
आहड़, आहड़ सबसे बड़ी साइट है, इसलिए इसको कलेक्टिवली आहड़ कल्चर भी कह देते हैं। आहड़ का ही एक छोटा सब सेंटर है गिलुंड। आहड़ उदयपुर में, गिलुंड राजसमंद में। आहड़, गिलुंड, ओजियाना ये भीलवाड़ा में है। पछामता और लाचुरा, ये लाचुरा, पछामता और ओजियाना नई साइड से है ना। देखो, इस कल्चर की सैलिएंट फीचर है, एक तो यहाँ टेरेकोटा, टेरेकोटा मतलब बैग्ड, बैग्ड सॉइल, मतलब पकी हुई मिट्टी, जिसको मिट्टी को पका लेते हैं आग में, आग में, तो वो बैल मिला है, तो इसको बनासियन बुल कहते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैल की मूर्तियाँ बहुत सारी मिली हैं, ठीक है। इससे पहले अगर इन सारी की सारी अपन चालकोलिथिक साइट की बात करें, तो कॉपर के मामले में सबसे ज़्यादा अगर रिच कोई साइट है तो वो आहड़ वाली है। यहाँ प्रॉपर तरीके से कॉपर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश थी, ठीक है। और इस चीज़ को अगर याद रखना हो तो राजस्थान का कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट कहाँ है आज? चित्तौड़गढ़ में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है ना। तो इस एरिया में कॉपर यहाँ मिलता है, या फिर खेतड़ी वाली माइंस में मिलता है, जो गणेश्वर के बिल्कुल पास में। खेतड़ी वाली माइंस बंद हो गई, जो झुंझुनू जिला राजस्थान में है, ठीक है। तो यहाँ कॉपर इंडस्ट्री यहाँ की बहुत बड़ी थी। दूसरी विशेषता, तीसरी विशेषता क्या थी? पूरी की पूरी जो चालकोलिथिक कल्चर है, इन कल्चर को एक दूसरे से अपन अलग करते हैं, जो इनके मिट्टी के बर्तन, मृद भांड या जो पोट्री होती थी उनके लिहाज से, क्योंकि पोट्री अपने को आज मिल जाती है, एक्सकेवेशन करते हैं। इनकी पोट्री किस कलर की थी? काली लाल, जिस पर व्हाइट लीनियर या रेखीय लाइन का ज्योमितीय डिजाइन किया गया था, ठीक है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर वाली पोट्री थी इनकी। समझ गए? पोट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोट्री से अपने को पता लग जाता है कि ये कौन सी एज की है, ठीक है। कैल्कोलिथिक एज की है कि ब्रोंज एज की है, वैदिक एज की है, सुंग एज है, कुषाण एज है, या फिर मौर्य एज है। अपने को पोट्री के कलर और पैटर्न से पता चल जाता है। एक टाइम में एक टाइप की पोट्री यूज ली जाती थी, ठीक है। तो लिखो इनकी इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताएं या फीचर्स। फर्स्ट, आरएएस एग्जाम 2021 में प्रीलिम्स में ये सवाल भी आया, ठीक है ना, कि कॉपर इंडस्ट्री प्रॉपर रूप से कहाँ स्टेब्लिश थी। abundance of copper herds and copper industry was well established, ठीक है। सेकंड इनकी क्या है? आहड़ was the main center of this culture, गिलुंड was a सब सेंटर ऑफ दिस कल्चर। आहड़ मुख्य केंद्र और गिलुंड उपकेंद्र। ये सब सेंटर जैसा था। एक कल्चर में बड़ी साइट तो एक ही होगी ना, तो इसको कलेक्टिवली अपन आहड़ संस्कृति भी बोल देते हैं। ओजियाना, लाचुरा, पछामता ये भी इसकी छोटी छोटी जगह थी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, बनासियन बुल, जो इम्पोर्टेंट है।
बनासियन बुल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो आहड़ है ना, ये बनास नदी के किनारे है, ठीक है। बनास की भी ट्रिब्यूटरी है बेड़च, उसके किनारे है, तो बनास नदी के किनारे हुआ, इसलिए इसको बनासियन बुल कह देते हैं। आहड़ कहाँ स्थित है? एट द बैंक ऑफ बनास रिवर, बनास नदी के किनारे। बनासियन बुल इंपॉर्टेंट है, ये पक्की मिट्टी का बना हुआ बैल है, टेरेकोटा बैल। अब तांबा प्रचुर मात्रा में मिला है, प्रचुर का मतलब अबुंडांस, खूब सारा। अब प्रचुर मात्रा में तांबा मिला है तो क्या क्या मिला है आड़ में? एरो हेड, एरो बाण के आगे वाला हिस्सा, पेर हेड भाले के आगे वाला हिस्सा, पीछे तो लकड़ी लगा देते थे, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, और खूब सारे लेडीज के ऑर्नामेंट या आभूषण मिले हैं, ठीक है। तो प्रचुर मात्रा में एरो हेड्स, एरो हेड्स, पेयर हेड्स, बाणाग्र, बाण प्लस अग्र, बाणाग्र, भाला, मछली पकड़ने का कांटा, प्लस छुरियां, नाइफ्स, ठीक है। और विशेषता क्या है, पूरी की पूरी जो कल्चर है ना कैलकोलिथिक, वो कौन सी, काले और लाल मृद भांड यूज कर रहे थे, जिन पे वाइट, जो वाइट या तो लीनियर या रेखीय डिजाइन थे, सफेद रेखा करते हैं ना मटके पे सीधी सीधी, या फिर ज्योमेट्रिकल डिजाइन थे। और ये पोट्री इंपॉर्टेंट रहती है हिस्ट्री में हमेशा, क्योंकि उस जैसे खुदाई करेंगे वो पोट्री मिलेगी तो समझ जाएंगे कि ये कैलकोलिथिक एज की साइट है, ठीक है ना। वो पोट्री भी यहाँ प्रचुर मात्रा में मिली। इसको कैसे लिखोगे? तो लिखोगे मृद भांड कैसे हैं, मृद भांड या पोट्री है मृद भांड या पोट्री है इनकी, देखो समझना, काले व लाल मृद भांड जिन पर सफेद रेखीय या ज्यामितीय अंकन है। अब हिंदी की हत्या हम लोगों ने खुद ने करी है। मृद भांड बोलते हो क्या आम भाषा में? घर पे बोलना मम्मी मृद भांड में पानी है कि नहीं, है ना। हिंदी को मर्डर करने वाले हम लोग खुद हैं। ये जो जिस भाषा को खत्म करना हो उसको क्लिष्ट बना दो, वो भाषा बिल्कुल खत्म हो जाए। रेखीय अंकन, ज्यामितीय अंकन, कुछ समझ आता है क्या रेखीय ज्यामिति? हिंदी के हत्यारे हम खुद हैं। फिर ऐसे कहते हैं हिंदी हमारे वो, हिंदी को ना, हिंदी दोयम दर्जे की भाषा है। 79 89 समझने में तो दिक्कत होती है। बोलते हो ना, 89 79 को बोलते हो भी 79 है कि 89? चलो, काले व लाल मृद बाण जिन पर सफेद रेखीय या ज्यामितीय अंकन है, काले और लाल रंग के मृद बाण है। काले तो इसलिए पकाते थे तो वो काले हो जाते थे, ठीक है। फिर व्हाइट लाइन से उन पे अंकन कर देते थे, तो या तो रेखीय होता था, रेखीय मतलब
सीधी लाइन में, या ज्योमेट्रिकल डिजाइन होते थे तो लिखो ब्लैक एंड रेड वेयर विद वाइट, वाइट लीनियर और ज्योमेट्रिकल डिजाइंस। रख लोगे याद? पोट्री की सुन के हैरानी तो नहीं हो रही ना? पोट्री से ही पता लगता है साइट कौन सी। ठीक है, तो राजस्थान में दो हो गए, एक गणेश्वर हो गया, दूसरा हो गया दक्षिण पूर्वी स्थल या आहड़ संस्कृति भी कह सकते हैं ना इसको कलेक्टिवली। आहड़ बड़ी साइट थी, बड़ी साइट के नाम पे ही हमेशा उस कल्चर का नाम रखा जाता है, या तो बड़ी साइट के नाम पे नाम रखा जाएगा या जिसका सबसे पहले एक्सकेवेशन हुआ। पहाड़ के साथ ये दोनों बातें हैं, एक तो सबसे बड़ी साइट भी है, एक्सकेवेशन भी सबसे पहले हुआ, तो इसको कलेक्टिवली अगर अपन ये कहें आहड़ संस्कृति तो कह सकते हैं ना। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड आएगी अब मालवा संस्कृति। मालवा कल्चर, मालवा कल्चर में साइट्स हैं एथा, एथा, साइट्स हैं कैयथा, एरन और नवदातोली। ठीक है, नवदातोली से अनाज के या ग्रेन के एविडेंस ऑफ ग्रेन या अनाज के सर्वाधिक प्रमाण। ठीक है, कैथा और एरन के साथ क्या बात है, देखो ये कल्चर रूरल कल्चर थी, लेकिन कुछ कुछ जगह यहाँ फोर्टिफिकेशन या दुर्गीकरण शुरू हो गया था। कुछ साइट ऐसी हैं जो फोर्टिफाइड है, फोर्टिफाइड का मतलब दुर्गीकृत है, चारों तरफ दीवार बनाई गई है और दीवार के चारों तरफ मोट या खाई जिसको कहते हैं, खाई बना के उसमें पानी भर दिया। ठीक है, ये बिना रिवर के किनारे हैं, और बिना किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेतवा की, बेतवा फाइनली चंबल की है ना। तो इनके ये निशान बना लो, इससे याद रह जाएगा, इनका दुर्गीकरण या फोर्टिफिकेशन हुआ है, फोर्टिफिकेशन। आपको सबसे ज़्यादा कौन से नोट्स याद रहेंगे? नोट्स वो याद रहेंगे सबसे ज़्यादा जो इस तरीके से बनाओ, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी की आदत होती है वो चीज़ को एसोसिएट करके या किसी चीज़ से संबंधित करके याद रखती है। ठीक है ना, जैसे वो या तो मेमोरी कोई चीज़ को ज़्यादा कैसे याद रखेगी, कोई चीज़ परमानेंट मेमोरी में कब जाएगी, जब आपने उसको या तो कोई चित्र से समझाओ या कोई ग्राफिक, ग्राफिक का मतलब ये पाई चार्ट हो गए या और किसी तरह के फ्लो चार्ट हो गए, तो जो चीज़ इमेज से ग्राफिक से याद रखोगे वो आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएगी। और स्टूडेंट को पढ़ते टाइम जितने फैक्ट्स आपके परमानेंट मेमोरी में जाएंगे, थोड़ा पढ़ो लेकिन वो पढ़ो जो स्थायी मेमोरी में, और स्थायी मेमोरी में इस तरीके से लिखा हुआ पढ़ा हुआ कंपेरेटिवली उसके ज़्यादा आएगा। अलग से जब भी कभी क्लास करेंगे बता दूंगा ज़्यादा आसान तरीका क्या है, थोड़ी मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी आपकी चीज़ें परमानेंट मेमोरी में रहनी शुरू होगी। नहीं तो क्या होता है, सिंपल सा, आपने आज पढ़ा, जनरली ह्यूमन बीइंग मेमोरी की हमारी कैपेसिटी 2-3 दिन बाद भूल जाएंगे अगर उसको रिवाइज नहीं किया हो। इसीलिए अपने को मूवीज ज़्यादा याद रहती है ना, 10 साल पहले देखी है तो वो याद रहती है ना, कहाँ कौन मिला था, कहाँ देख के आए थे, है ना, क्योंकि
उस चीज को, अपना जो ब्रेन है वो कोई चीज को एसोसिएट करता है कोई चीज के साथ, ठीक है। तो अलग अलग कलर से अगर अंडरलाइन करते हो या मैप पर लिखते हो, पाई चार्ट या फ्लो चार्ट बनाते हो, तो वो चीज़ आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। और सिलेक्शन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई चीज़ आपकी परमानेंट मेमोरी में कितनी है, ठीक है। मालवा की ये विशेषता हो गई। मालवा के बाद कौन सी है? गुजरात वाली आ जाएंगे। देखो पोट्री इन लोगों की भी है ना, पोट्री इन लोगों की ब्लैक एंड रेड वेयर है, सेम वही विद वाइट डिजाइन, तो यहाँ इनमें लिख सकते हो। पोट्री इनकी भी, क्योंकि ये जो मालवा वाला एरिया है ये उदयपुर चित्तौड़ से मिलता जुलता ही एरिया है। हिस्ट्री में भी आप देखोगे मालवा इनका सीमावर्ती राज्य था। मालवा के महमूद खिलजी से राणा सांगा का और कुंभा का इनका आपस में लगातार झगड़ा चलता रहता था, है ना। इसको लिखना। इनकी भी पोट्री या मर्द बांड कैसे थे? ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, इसको ऐसे लिख देते हैं। मर्द बांड हो गए काले, लाल, मृद बांड जिन पर सफेद रंग से अंकन होता था। ठीक है। गुजरात में दो हैं, एक तो प्रभास पाटन है और दूसरा रंगपुर है। और ये दोनों के दोनों सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली के भी स्थल है ना। दोनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से भी जुड़े हुए। ठीक है। फिर फोर्थ आएगा अपना महाराष्ट्र के साइड। महाराष्ट्र में भी दो हो गई, एक तो अहमदनगर जिले वाली हो गई अपने, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र है, तो इसको पश्चिमी महाराष्ट्र भी लिख सकते हो। ये अहमदनगर और पुणे दोनों के दोनों वेस्टर्न महाराष्ट्र में आते हैं, ठीक है ना। इसकी हो गई जोरवे, नेवासा और दैमाबाद या दायमाबाद। ठीक है। इन सारी साइट्स में से सोनगाम, इमामगांव, प्रकाश, नासिक, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद वाली साइट थी वो सबसे बड़ी साइट थी। ठीक है। तो इसको, इसकी विशेषता क्या थी? दैमाबाद या दायमाबाद की विशेषता हो गई, एक तो ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ा स्थल, दूसरा यहाँ नगरीकरण शुरू हो गया था। ठीक है ना। ये इस साइज में पहुंच गई थी, तो लग रहा था कि अर्बनाइजेशन या नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी यहाँ से। ठीक है, बड़ी जगह थी। नगरीकरण का आरंभ, अर्बनाइजेशन वाज स्टार्टेड एट दैमाबाद। और ये भी फोर्टिफाइड थी, दुर्गीकृत थी। ठीक है ना। तो थर्ड है, ये साइट भी दुर्गीकृत थी।
दुर्गीकृत मतलब फोर्टिफाइड, दुर्गीकृत, याद रह जाएगा। ठीक। देखो अब पुणे डिस्ट्रिक्ट में, पुणे में आएंगे अपने चंदौली, सोनगांव, इमामगांव, प्रकाश, नासिक। ये जो इमाम गांव था दैमाबाद के नीचे इसीलिए लिखा है, ये इमाम गांव भी बड़ी साइट थी और यहाँ भी ऑलमोस्ट नगरीकरण शुरू हो गया था। ठीक है, प्लस ये इसी की तरह थी, यहाँ भी एक तरीके से नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और दैमाबाद में एक चीज और ऐड कर लेना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। देखो हुआ क्या, मेरी बात को समझना। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो पूर्णतः नगरीय सभ्यता थी, अर्बनाइज्ड कल्चर थी। लेकिन जैसे ही उसका टाइम था, एग्जैक्ट 2300 टू 1700 या 2350 से 1750, 1750 के बाद जब उसका डिक्लाइन शुरू हुआ तो इंडस वैली के लोग ग्रामीण सभ्यताओं की तरफ चले गए। तो वो जब आए तो उनको ग्रामीण सभ्यताएं ये वाली मिली, तो कुछ वो गांवों में इनके साथ साथ रहते रहे इन्हीं साइट्स पे। तो दैमाबाद इसलिए इंडस वैली की सबसे लास्ट साइट है। अब मैं कह रहा हूँ दैमाबाद में नगरीकरण शुरू हो गया था, लेकिन नगरीकरण उस लेवल का नहीं था। इंडस वैली की जो सिटी थी वो आज के शहरों जैसे प्लांट और बड़े शहर थे, स्पेशली 7 जो शहर हैं वो काफी बड़े थे। समझ गए, याद रह जाएगा। तो दैमाबाद वाज द एसोसिएटेड विद इंडस वैली साइट्स, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल। सदर्न पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इमाम गांव में भी नगरीकरण की शुरुआत हो गई थी। और लास्ट इसी महाराष्ट्र में ही है एक सावलदा, महाराष्ट्र के धुलिया जिले में है सावलदा संस्कृति, सावलदा विलेज है ये। यहाँ छोटी छोटी नई साइट्स मिली है। सावलदा संस्कृति कहाँ है? धुलिया जिला, महाराष्ट्र। ठीक है, धुलिया डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। अब अब बात करते हैं ये कल्चर कैसी थी, सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक कैसी थी, टेक्नोलॉजिकली कैसे थे। कैसे लोग थे, सोशियली कैसे थे? सोशियली ये ग्रामीण या रूरल कल्चर थी, सामाजिक रूप से। ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन दो जगहें कौन सी, दैमाबाद और इमाम गांव में
नगरीकरण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, ठीक है ना। कुछ कुछ जगह फोर्टिफिकेशन हो गया था। फोर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ हुआ था? दैमाबाद, इमाम गांव, कैथा, एरन। ठीक है, यहाँ क्या हो गया था? दुर्गीकरण। इन चारों जगह तो दुर्गीकरण हो गया था, फोर्टिफिकेशन हो गया था। प्लस सिटी में कौन डेवलप हो रहे थे? दैमाबाद और इमाम गांव, ये शहर के रूप में विकसित हो रहे थे। ठीक है, अब ग्रामीण संस्कृति थी तो वो किस पे आधारित होगी? खेती पर, है ना। ग्रामीण संस्कृतियां हमेशा खेती करने वाली होती हैं, खेती करते थे। खेती सेम वही, व्हीट, राइस, गेहूं, चावल, जो यानी कि व्हीट, राइस, बार्ले, रागी और मटर, मटर पी। ये सिंपल जो खेती नियोलिथिक एज में चल रही थी वही खेती यहाँ चल रही थी। अब इनकी लिमिटेशन क्या थी? टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी या तकनीक की बात करें, तो टेक्नोलॉजी कैसी थी? कॉपर प्लस स्टोन थी, तांबा प्लस पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे ना। लेकिन इनकी अगर लिमिटेशन की बात करें, जैसे 700 तक आते आते सबसे पुरानी बस्ती थी जो सबसे लेट तक जीवित रही है, ये महाराष्ट्र वाली। जैसे जोरवे वाली जो जगह है वहाँ लगभग 700 BC तक वहाँ जीवन रहा, बाकी तो 1000 तक आते आते साइट्स में सारे लोग लगभग खत्म हो गए थे। तो ये इनकी लिमिटेशन क्या थी? एक तो लिमिटेशन ये थी कि जो पशुपालन ये कर रहे थे खेती के साथ, लेकिन पशुओं को दूध की बजाय मांस के लिए स्लॉटर कर देते थे उनको। खेती प्लस पशुपालन, लेकिन पशुपालन मेनली किस लिए कर रहे थे? मीट के लिए, है ना, मीट या मांस के लिए। सेकंड, महाराष्ट्र में कुछ एक जगह ऐसी मिली है जहाँ छोटे बच्चों के स्केलेटन या कंकाल बहुत ज़्यादा मिले। छोटे बच्चों का कंकाल मिलना किस चीज़ को दर्शाता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इनकी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो बाल मृत्यु दर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है ना। दूसरी थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के स्थलों पर बच्चों के कंकाल मिले। ठीक है, इनकी लिमिटेशन थी, ग्रामीण संस्कृति थी, छोटी छोटी ताम्र पाषाणिक बस्तियां थी। ठीक है, साइड से याद हो गए।